हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो आज से 40 साल पहले तक गरीबी और भुखमरी की कगार पर था और जहां लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था कि उन्होंने अपने पास कुछ खाने का सामान रखा था। लेकिन आज वो देश अमेरिका और यूरोप के प्रमुख देशों को टक्कर दे रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हम देखें कि वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और उस देश का नाम है चाइना। तो आज हम बात करेंगे कि चाइना ने कैसे सिर्फ 40 सालों में इतनी तरक्की कर ली कि वो एक महाशक्ति बन गया। तो लेट्स वॉच द वीडियो। इसे समझने के लिए हमें वक्त को थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा। जहां पे भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय चाइना भी एक समृद्ध देश था। वहां की अपनी वैज्ञानिक पद्धतियां थी, अपनी चिकित्सक पद्धतियां थी जो कि बहुत कारगर थी। लेकिन यही चीज उनके पतन का भी कारण बनी, क्योंकि लगभग 13वीं शताब्दी तक आते आते चाइना ने खुद को विश्व से बिल्कुल अलग थलग कर लिया। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि हम अपने आप में एक सुप्रीम पावर हैं और हमें विश्व से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत यूरोपियन देश और अमेरिका जैसे देश जो उस समय तक बहुत पीछे थे, उन्होंने 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में वहां पे औद्योगिक क्रांतियां हुई, वहां पे विज्ञान ने बहुत तरक्की की और उन्होंने विश्व के लिए अपने दरवाजों को खोल दिया। जबकि चाइना ने इसके बिल्कुल विपरीत इन 3 शताब्दियों खुद को विश्व से बिल्कुल अलग थलग कर लिया और वो विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में इन यूरोपियन देशों से और अमेरिका से बहुत पीछे रह गया। यही कारण बना चाइना के पतन का। लगभग 1949 के आते आते चाइना में एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे मिलिट्री संघर्ष के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और जिसके लीडर बने माओ जेडंग। माओ जेडंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी थे और वो चाहते थे कि चाइना बहुत जल्दी वेस्ट से आगे निकल जाए। लेकिन उसके लिए जो इन्होंने पद्धतियां अपनाई वो बिल्कुल गलत साबित हुई और उनकी पद्धतियों ने चाइना को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया। तो वेस्ट से आगे निकलने के लिए 1958 के अंदर एक मूवमेंट को लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में मुख्यतः एग्रीकल्चर और स्टील के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करोड़ों लोगों से उनकी जमीनों को छीन लिया गया और उन जमीनों को कुछ हिस्सों में बांटा गया जिन्हें नाम दिया गया कॉम्यून्स। और ये कॉम्यून्स जो वहां के लोकल कम्युनिस्ट लीडर्स थे उनके कंट्रोल में रहती थी और उनके ऊपर दबाव था उनके टारगेट्स को पूरा करने का। और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए जिन लोगों की वो जमीन थी उनसे वहां काम करवाया गया। वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी उन्हें काम करना पड़ता था। और स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोगों के बैकयार्ड में चिमनियां बनाई गई जहां पर लोगों का पर्सनल सामान भी चिमनियों में डाल दिया जाता था स्टील के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन उससे जो स्टील बनता था ना तो वो यूज करने लायक था और ना ही उससे कोई प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई। लेकिन झूठे नंबर्स को बताया गया ताकि ऐसा लगे कि स्टील प्रोडक्शन सच में बढ़ रहा है और उनकी जो नीतियां हैं वो सच में कारगर साबित हो रही है। लेकिन 1958 से 1961 आते आते चाइना की जनता इस बात को जान चुकी थी कि ये मूवमेंट एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है और उन्होंने इस देश को एक भुखमरी की कगार पर लेकर खड़ा कर दिया है। जब ऐसा लगने लगा कि एग्रीकल्चर और स्टील के प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तब इस चीज को कंप्लीटली डिनाइल की फॉर्म में लाया गया। यानी कि वहां पे जब भुखमरी आई तो वहां पे स्टारवेशन शब्द को बैन कर दिया गया और अगर किसी के हाथ में या किसी के पास खाने की कोई चीज मिलती थी उसे गर्म लोहे की छड़ों से मारा जाता था और तब तक मारा जाता था जब तक वो मर नहीं जाता। और वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो कमी थी उसके लिए चिड़िया को जिम्मेदार ठहराया गया कि चिड़िया जो है वो खेतों को नुकसान पहुंचा रही है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा। तो चिड़ियाओं को मारने के लिए एक अलग से मूवमेंट चलाया गया जिसके अंदर हजारों लाखों जो चिड़िया थी उनको मारा गया और वहां पे चिड़िया को मारने की वजह से वहां के जो कीट बहुत बढ़ गए और उस वजह से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई और चाइना 1961 तक आते आते एक भुखमरी और गरीबी की कगार पर खड़ा था। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के फेल होने के बाद माओ की सत्ता थोड़ी कमजोर पड़ने लगी, लेकिन 1996 तक
उन्होंने फिर से एक बार सत्ता पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। आखिर ये उन्होंने किया कैसे, आइए देखते हैं। 1996 में वो एक कल्चरल रेवोल्यूशन को लेकर आए और इसकी शुरुआत हुई एक तस्वीर से। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर में जो माओ है उन्हें चाइना के सबसे लंबे रिवर यांगजे रिवर में स्विम करते हुए दिखाया गया। एक्चुअली ये एक सिंबॉलिक स्विम की तस्वीर थी जो उस समय बहुत वायरल हुई। जिसके बाद माओ ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पुराने तौर तरीके हैं उनसे हमें बाहर निकलना होगा और हमें नए तरीकों को अपनाना होगा। और जिससे वहाँ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उन लोगों को एक रेड डायरी दी गई और उस रेड डायरी में माओ के अपने थॉट्स को लिखवाया गया था, जिससे उन्हें एक बहुत बड़े विचारक के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो वो डायरी रखता था उन्हें कहा गया रेड गार्ड्स, और उन रेड गार्ड्स को पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन प्राप्त था। उन रेड गार्ड्स ने वहाँ के टीचर्स, वहाँ की जो पुरानी संस्कृति को संभाल कर रख रहे थे जो लोग, उन्हें मारना शुरू किया। वहाँ के पुराने मॉन्यूमेंट्स को तोड़ दिया गया और लाखों लोगों को पब्लिकली मारा गया, ताकि ये एक मैसेज दिया जा सके कि हम पुराने तौर तरीकों में विश्वास नहीं रखते। और इस तरीके से एक कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई जिसमें ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड थॉट्स, ओल्ड आइडियाज, उन सभी को उखाड़ फेंकने की एक शुरुआत की गई। लेकिन ये भी पूरी तरीके से फेल हुआ और 1978 में जब माओ की डेथ हुई तब इस रेवोल्यूशन का भी अंत हुआ। लेकिन चाइना के लोग उस समय तक ये समझ गए थे कि हमें इस रेवोल्यूशन से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन माओ की मृत्यु के बाद डेंग जाओपिंग चाइना के लीडर बने और उन्हीं की वजह से चाइना आज इतना डेवलप है। उन्होंने सबसे पहले वहाँ के यूनिवर्सिटी सिस्टम को परिवर्तित किया और वहाँ पे पहली बार एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स को दिया, जिसमें हर उम्र के लोग थे, बच्चों से लेकर 60 इयर्स तक के लोग भी उसमें शामिल थे। और इसका मूल्यांकन कर पाना हालांकि अपने आप में बहुत कठिन बात थी, लेकिन इसे कंडक्ट करवाया गया और वहाँ की जनता इस चीज से बहुत खुश थी कि एक नया परिवर्तन लाया गया है और ये कारगर साबित हुआ। 1978 में उन्होंने जापान को विजिट किया और जापान उस समय तक इंडस्ट्री और साइंस के एरिया में काफी तरक्की कर चुका था। जहां उन्होंने देखा कि जापान में एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के घर भी रेफ्रिजरेटर उपलब्ध है, जबकि चाइना में रेफ्रिजरेटर नाम भी शायद लोगों ने कम ही सुना हो। इससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने चाइना की मीडिया को कहा कि आप इस चीज को फिल्म करें कि कैसे जापान और सिंगापुर के लोग रह रहे हैं, ताकि हमारे देश के लोग ये देखें कि हम कितना पीछे रह चुके हैं और वो लोग हमसे कितना आगे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए 1978 दिसंबर में उन्होंने घोषित किया कि अब वक्त आ गया है कि हमें विश्व के लिए अपने दरवाजों को खोल देना चाहिए। और साथ ही 1979 की जनवरी में उन्होंने यूएस को विजिट किया। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, जिससे उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने एक आमंत्रण एक तरह से दिया अमेरिका की कंपनीज को और उन्होंने कहा कि हम विश्व के लिए चाइना के दरवाजों को खोल रहे हैं। और इसी बीच वापस आकर उन्होंने गुआंगझो को सेलेक्ट किया। गुआंगझो चाइना का एक शहर है जो कि पर्ल रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो उस जगह को चुना गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। गुआंगझो को चुनने के दो कारण थे, एक पर्ल रिवर और दूसरा वो हांगकांग के बिल्कुल नजदीक था। हांगकांग उस समय तक ब्रिटिश रूल के अधीन था, लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। वहां पे स्पेस की बहुत कमी थी और जबकि चाइना उस जगह को अच्छे से फुलफिल कर सकता था। और इसी बीच 31 जनवरी 1979 को गुआंगझो को फ्री इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया, जिसका मतलब है कि वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की जा सकती है और वहां की जो गवर्नमेंट है वो उन एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी। ये आइडिया एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुआ। पूरे वर्ल्ड से लोग वहां आने लगे अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। गुआंगझो के सक्सेस होने के बाद 4 और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए और वहां के जो लोकल लोग थे उन्हें उनका बिजनेस करने के लिए वहां बुलाया गया और उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए जो कि उन्हें ये एश्योरेंस देते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें उनके बिजनेस में कोई रोक टोक नहीं होगी और उन्हें पूरा सपोर्ट किया जाएगा कि वो अपना बिजनेस, अपना काम आगे बढ़ा सकें।
इस तरीके से चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद 1978 से 1994 तक चाइना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी पर कैपिटा इनकम लगभग 14 सालों में 3 गुना हो गई और चाइना एक तरह से एक सुपर पावर बनने की होड़ में लग गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।